गुड इवनिंग छात्रों। आज फिर से मैं आप सबों के सामने इतिहास को लेकर के हाजिर हूँ। मैं पिछले क्लास में पिछले वीडियो में वैदिक काल से रूबरू आप सबों को कराया था। वैदिक काल से परिचय कराया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप सबों को मैं गीत किए थे। आज मैं वैदिक काल ऋग वैदिक काल के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। आप सबों को बता दूं, वैदिक सभ्यता जो है वह आर्यों द्वारा स्थापित की गई सभ्यता थी। आर्य कौन थे? कल हम आप सबको बताए, आर्य मध्य एशिया से आने वाले लोग थे। तो मध्य एशिया से भारत क्यों आए, थोड़ा गौर करने वाली बात है कि वो सब मुख्य रूप से पशुपालक थे, चरवाहा थे। तो भारत जो आए वह घास की खोज में आए, पशुओं की चारा की खोज में आए। क्योंकि जब कभी उस इलाके में मध्य एशिया में बर्फबारी होता होगा, जब उस समय घास बर्फबारी के समय जब घास किसी कारणवश कम होता था, तो घास की खोज में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो भारत की ओर आ गए। तो जैसे कि पहले आप सबों को बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थे, तो वैदिक सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थे। आप सबों को बता दूं कि वैदिक सभ्यता के जितने भी लोग थे वह कबीलाई लोग थे। उनका कोई अस्थाई आवास नहीं था। वह गाय की चारा की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। थोड़ा सा आप सबों को इसका जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट कर दूं कि वैदिक काल में जो समाज था वह समाज कबीलाई था। मतलब उनका कोई अस्थाई घर नहीं था। यदि एक स्थान पर वह अपने पशुओं की चारा के लिए 2-4 महीने रुकते थे, उस स्थान पर जब पशुओं की चारा समाप्त हो जाता था तो पुनः वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। चलिए हम लोग फिर से बात को थोड़ा ध्यान दें कि हम पहले आप सबको बता दिए कि वैदिक काल में जो ऋग वैदिक काल में जो लोग थे वह क्या थे? जो समाज था पूरी तरह से कबीलाई था। इसका मतलब ये है उनका कोई अस्थाई आवास नहीं थी। वो सब जो है किसी निश्चित स्थान पर रुकते थे। इसलिए रुकते थे क्योंकि गाय की का जो पशु था पशुओं की चारा हेतु, जब चारा एक निर्धारित स्थान पर खत्म हो जाता था तो फिर से वो वहां से 10-20 किलोमीटर आगे चले जाते होंगे। ये प्रक्रिया उनका लगातार चलते रहते रहता था। तो उस समय आप सबों को बता दूं, परिवार की कंसेप्ट नहीं आया था, परिवार का अवधारणा नहीं था। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वह कुल था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या था? वह कुल था। आप सबों को बता दूं कि ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल था। कुल क्या होता था? कुल में एक साथ कई पीढ़ी के लोग रहते थे। एक ही साथ दादा दादी, परदादा, चाचा चाची, अभी वर्तमान समय के कई परिवार के लोग एक साथ रहते थे। जिनका मतलब ये है कुल, जिन व्यक्तियों का, जिन परिवार का गाय एक साथ रहता था, पशु एक साथ रखते थे, उसको सम्मिलित रूप से एक कुल कहता था। आप सबों को बता दूं कि इस समय जो है परिवार की उत्पत्ति नहीं हुआ था, कोई परिवार नहीं था। क्योंकि परिवार के लिए संस्कृत में गृह शब्द का उल्लेख होता है। परिवार के लिए संस्कृत में गृह शब्द है, जबकि ऋग्वेद में गृह शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में परिवार के लिए कौन सा शब्द उल्लेख हुआ है? परिवार के लिए कुल शब्द का उल्लेख हुआ है। हम आप सबों को पहले ही बता दिए, इस समय क्या है, एक साथ कई परिवार रहते थे। इसी कई परिवार संयुक्त बड़े
एक बड़े परिवार को, वर्तमान समय के एक बड़े परिवार को कुल कहते थे। इस परिवार में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता था, उसे इस कुल का मुखिया होता था। और इस कुल का जो वरिष्ठ व्यक्ति था, कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुल का मुखिया नियुक्त होता था। और कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। कुलप कौन होते थे? कुल का प्रमुख। कुल के प्रमुख को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। कुल के प्रमुख क्या कहा जाता था? कुलप। कुल से जो बड़ी सामाजिक इकाई था, वह ग्राम कहलाता था। और ग्राम का प्रमुख ग्रामीण कहलाता था। मीन्स ये हुआ, कई कुल 10, 20, 50 कुल जब एक साथ मिलते होंगे, तो संयुक्त रूप से इस कुल को ग्राम कहा जाता था। संयुक्त रूप से कई कुल को मिलाकर के एक ग्राम होता था। और उस ग्राम का एक हेडमैन होता था, जिसे ग्रामीण कहा जाता था। ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। और इसी प्रकार जो है इसी प्रकार कई ग्राम मिल करके जो है वो जो प्रशासनिक इकाई बनता था, उसे 20 कहा जाता था। और 20 का प्रमुख क्या होता था? विस्पति होता था। 20 का प्रमुख विस्पति होता था। और आप सबको बता दूं कि 22 शब्द जो है 20 शब्द से बना है। 20 शब्द से ही 22 शब्द की उत्पत्ति हुई है। उस समय जो समाज की सबसे बड़ी इकाई थी, उस समय समाज की सबसे जो बड़ी इकाई थी, वह क्या था? जन था। तो आप लोग जो है यहाँ उस समय जो है ऋग वैदिक काल को ही क्या कहा जाता है? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो अवधि है, आप सबों को कल बता चुका हूं। इसका अवधि जो है 1500 बीसी से 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी है। 1000 बीसी के बीच के काल को पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेद का जो समाज था, समाज कैसा था? आप सबको बता दिए, कबीलाई था। कबीलाई था मतलब उसका कोई अस्थाई आवास नहीं था। एक निर्धारित स्थान पर 2-4 महीने के लिए रुकते थे, फिर उस स्थान से फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। मतलब ये कहिए कि पूर्व वैदिक काल में जो आर्य लोग आए थे भारत, उनका कोई किसी का भी घर नहीं होता था। निर्धारित स्थान पर कुछ दिनों के लिए अपना जो है झोपड़ी नुमा घर बना करके रहते थे। मतलब क्या बताए कि जो है आर्यों का कोई अस्थाई आवास नहीं था। अपनी गाय के लिए, अपने पशुओं के चारागाह के लिए 2-4 महीने रुकते थे। तत्कालिक आवास उस सब जो अपना बनाते थे रहने के लिए, 2-4 महीने रुकने के लिए झोपड़ी नुमा घर बनाते थे। आप लोग इस जो है इस पिक्चर में, इस इमेज में है, आप देख सकते हैं, ये है आर्यों का झोपड़ी नुमा आवास। मैं स्पष्ट कर दूं, ये पूरी तरह से कबीलाई था। केवल ये कुछ दिनों के लिए रुकते थे, तत्काल अपनी जो है रक्षा के लिए छोटे मोटे घर बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे। फिर यहाँ 2-4 महीने के बाद चले जाते होंगे, तो फिर ये झोपड़ी अपने स्वतः समाप्त हो जाता होगा। फिर जहाँ 2-4 महीने के बाद जाते होंगे, फिर वहां इस तरह का वो सब झोपड़ी बना लेते थे। चलिए इसके आगे फिर बढ़ते हम लोग। हाँ, विष पहले आप सबको बता दिए कि विष जो है विष शब्द से वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुआ है। और विष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन सामान्य। उस दौरान जितने भी व्यक्ति थे, जन सामान्य, जिसे विष कहा गया है। नेक्स्ट जाते हैं। हाँ, आप सबको बता दूं, ऋग्वेद काल में दास, दस्यु एवं पन्नी का उल्लेख है। ऋग्वेद काल में ऋग्वेद काल में जो है 3 शब्द का विशेष रूप से उल्लेख है, दास, दस्यु एवं पनी।
दास कौन थे? उसमें ऋग्वेद काल में जो ये राजा था, राजा को दास कहा जाता था। दस्यु संभवतः यहाँ के मूलवासी थे। दस्यु कौन थे? दस्यु यहाँ के मूलवासी थे। दास आज ऋग्वैदिक कालीन राजा के लिए दास का उल्लेख हुआ है, क्योंकि कई ऐसे आए थे जिनमें जो है दास शब्द का इनके आर्य शासक, कई आर्य शासक थे जिनके साथ दास शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे सुदास, दिवोदास इत्यादि। हम आप सबको पहले ही बता दिए दस्यु कौन थे। दस्यु यहाँ के मूलवासी था। हमेशा से जो है आर्यों का सबसे अधिक यदि किसी से चिढ़ था तो वो दस्यु था। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें दास और दस्यु के बीच युद्ध का भी उल्लेख हुआ है। एक है पनी। पनी के बारे में ऐसा उल्लेख है, वह आर्यों का गाय चोरी कर लेते थे। पनी कौन थे? पनी जो है यह आर्यों का कभी कभी गाय चोरी कर लेते थे। बहुत सुंदर इमेज भी बना हुआ है। ये है आर्य लोग, ये है यहाँ के मूलवासी दस्यु, और ये है पनी, है ना। गाय को पकड़ा हुआ, गाय को जो है चोरी करने वाला कौन था? पनी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है जो व्यक्ति रहे होंगे आर्य लोग, वो का भोजन, मतलब ये कहिए आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। इसमें जो है सोम और शूरा का भी उल्लेख है। ऋग्वेद काल में सोम का भी उल्लेख है, शूरा का भी उल्लेख है। मतलब ये है कि इस समय जो है कोई सामाजिक कार्यक्रम होता होगा, इसमें जो है सामाजिक कार्यक्रम में शूरा और सोम का सेवन लोग करते थे। सोम क्या हुआ? वर्तमान समय में इसको जो है इसे शराब कह सकते हैं, है ना। उस समय जो सामाजिक अनुष्ठान कुछ कुछ ऐसे होंगे विवाह के प्रोग्राम पर, या इस तरह का कोई सामाजिक अनुष्ठान वो सब करते थे, तो खुशी में, त्योहार में अपना खुशी व्यक्त करने के लिए सोम पान करते थे, शूरा का पान करते थे। इस समय जो है विवाह एक सामाजिक संस्था के रूप में स्थापित हो चुका था। इस समय जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का भी उल्लेख है। अनुलोम विवाह क्या है? जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से, निम्न वर्ग की नारी से जब स्त्री से विवाह करते थे, तो ऐसी विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह इसका उल्टा, जब उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से, मतलब निम्न वर्ग का पुरुष जब निम्न वर्ण की पुरुष उच्च वर्ण की महिला के साथ जब विवाह होता था, ऐसी विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसमें जो है तपेदिक यक्षमा का उल्लेख है। एक बीमारी है जिसको वर्तमान समय में टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। वैद्यों में ट्यूबरक्लोसिस का उल्लेख है। उस समय जो है बहुत लोग इस बीमारी से पीड़ित होते थे, और इसे जो है देवी का दंड के रूप में माना जाता था। यह कहा जाता था कि जो है यह ईश्वर का सजा है। तपेदिक को किस रूप में माना जाता था? ईश्वर की सजा के रूप में माना जाता था। इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है बाल विवाह का देख नहीं मिलता है। विधवा विवाह कर सकते थे, तो इसे जो है नियोग कहा जाता था। नियोग प्रथा पूर्व वैदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन में था। नियोग प्रथा क्या था? यदि कोई पुरुष संतान उत्पत्ति का, अपने संतान उत्पत्ति से पहले ही मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, मृत हो जाते थे, तो उसकी पत्नियां जो है
अपने पति के भाई मतलब अपने देवर से संतान उत्पत्ति तक से शादी कर सकते हैं, के साथ संतान उत्पत्ति तक, मतलब ये कहिए विधवा विवाह कर सकते हैं। आप सबों को पहले ही बता दिए कि ऋग्वेद काल में कहीं भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं मिलता है, सती प्रथा का कहीं से जानकारी नहीं मिलता है, कहीं भी उल्लेख नहीं है, पर्दा प्रथा का भी उल्लेख नहीं है। विधवा विवाह की प्रथा थी, विधवा विवाह में पहले ही बताए, यही नियोग प्रथा था उसमें। ये नियोग प्रथा संतान उत्पत्ति तक ही उसके साथ अपने देवर के साथ शादी करके रह सकते थे। ऋग्वेद काल में जो है मतलब है संतान का पुरुष मतलब ये है पुरुष या बालक का विशेष महत्व था, क्योंकि वह जो है बड़े होने पर अपने समाज की रक्षा करेंगे, सेना के रूप में राजा को सहयोग करेंगे, सेना में भर्ती होंगे। हालांकि उसमें पुत्र और पुत्रियों में कहीं भी भेदभाव का प्रमाण नहीं मिलता है। इस समय जो है ऋग्वेद काल में जो है पुत्रियों को भी उपनयन संस्कार का अधिकार था, पुत्रियां भी उपनयन संस्कार करते थे, कर सकते थे। पुत्र पुत्रियों में कहीं भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पुत्र उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति का विशेष महत्व था, क्योंकि वह जो है अपने परिवार का रक्षा करेंगे, अपने परिवार के लिए वह व्यक्ति पुत्र जो है उनका जो है सेना में भर्ती होगा, तो इसलिए जो है पुत्र का विशेष महत्व था। हम पहले ही बता चुके हैं, इस समय जो है विवाह जो है एक संस्था के रूप में स्थापित हो चुका था, तो बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में कहीं भी बहु विवाह का उल्लेख ना के बराबर है, विशेषकर एक पत्नी विवाह मतलब एक विवाह का प्रचलन था। ऋग्वेद में किसका प्रचलन था? एक विवाह का, एक पत्नित्व विवाह का प्रचलन था, बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। दहेज जैसी प्रथाएं नहीं थी। हालांकि दहेज उस समय जो दिया जाता था, दहेज का अर्थ होता है अपने देश से उत्पन्न, मतलब जो है जो खुशी से दिया जाता था, मतलब कन्या पक्ष की ओर से, कन्या के पिता की ओर से अपने जो है पुत्री को जो खुशी से दिया जाता था वही दहेज था। उस समय दहेज कुप्रथा के रूप में प्रचलन नहीं था। दहेज के रूप में अपने कन्या को जो गाय देने का प्रचलन था उस समय। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि वैदिक काल में पुत्र पुत्रियों में उसे ही भेदभाव नहीं था, महिला पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। उस समय जो है यज्ञ में भी पुरुष के साथ नारियां भाग ले सकती थी। कई ऐसे उस समय महिलाएं हुए, विदुषी हुए, जिन्होंने ऋग्वेद की मंत्रों की रचना किया। इसमें घोषा, सिक्ता, लोपमुद्रा, अपरा, विशुम्भरा आदि प्रमुख महिला हैं। ऐसे जिन्होंने प्रमुख नारी है, महिला है, जिसके द्वारा ऋग्वेद के मंत्रों का रचना किया है। मतलब उस समय वैदिक काल में ऋग्वेद में महिलाओं को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता था। महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थी। आप सबों को पहले ही बता दिए, नियोग प्रथा ऋग्वेद काल में, पूर्व वैदिक काल में प्रचलित था। नियोग प्रथा क्या था पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। संतान उत्पत्ति तक अपने देवर से शादी कर सकता है, ऐसी प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। ऐसे कुछ कुछ नारी की चर्चा ऋग्वेद काल में मिलते हैं जो आजीवन अविवाहित रहते थे। ऐसे भी कुछ लोगों की चर्चा है, आजीवन वो विवाह नहीं करते थे। ऐसे लोगों को आमजू
कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। आमजू क्या था? आमजू जो है ऋग्वेद काल में अविवाहित स्त्री को, अविवाहित कन्या को आमजू कहा जाता था। हम पहले ही बता चुके हैं, ऋग्वेद काल में नारी शिक्षित, सम्मानित और समाज के हर क्षेत्र में सहभागी थे, है ना। उस समय जो है महिला पुरुषों में भेदभाव नहीं किया जाता था। देखिए इस चित्र में, इमेज में घोषा, सिक्ता, लोप मुद्रा, अपरा, विशुम्भरा आदि का इमेज दिया हुआ, फोटो दिया हुआ है। ये सब जो है ऋग्वेद काल के मंत्रों के रचनाकार रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं जो हम पहले ही बताए, ऋग्वेद का समाज कबीलाई था। समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसमें से एक व्यक्ति को राजा उस प्रारंभ में चयन किए होंगे। राजा जो है उस समय इतनी शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि उस समय कोई टैक्स देने की प्रथा नहीं था। लोगों का चूंकि अस्थाई जीवन नहीं था, कबीलाई जीवन था। आप सबों को बता दूं, समाज का सबसे जो छोटी इकाई ऋग्वेद काल में था वह कुल था। आप सबों को पहले ही बताइए कुल क्या होता है। वह कई पीढ़ी के लोग एक साथ उसमें रहते थे, कई परिवार एक साथ रहते थे, उसे कुल कहा जाता था। और कई कुल मिलते थे तो उसे एक ग्राम कहा जाता था। और फिर कई ग्राम मिलकर के एक विश्व होता था, और फिर कई विश्व मिला करके एक जन, उसके बाद राष्ट्र होता था। इस समय ऋग्वेद काल में कहीं जनपद का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद काल में क्या है? जनपद का उल्लेख नहीं है। जन का उल्लेख 275 बार है, जबकि जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट होता है प्रतियोगिता कंपटीशन के लिए, क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि ऋग्वेद काल में जनपद का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। जन का उल्लेख कितने बार हुआ है? 275 बार हुआ है। हम क्या बताए, उस समय जो है कबीलाई समाज कबीलाई था। समाज में शांति स्थापित करने के लिए, सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए अपने में से किसी राजा को नियुक्त कर लेते थे, जो है उसके बाद राजा का पद वंशानुगत होता था और राजा चुने जाते, दोनों तरह से होती थी। शुरू में तो इसे चुना गया था, बाद में ये वंशानुगत हो गया। लेकिन कभी कभी जब राजा शासन सुचारू ढंग से नहीं चला सकने में सक्षम होते थे, तो क्या करते थे, राजा का वो सब अपने में से किसी एक व्यक्ति को, वरिष्ठ व्यक्ति को राजा के रूप में नियुक्त कर लेते थे। राजा का मुख्य कार्य क्या था? अपने जन की सुरक्षा करना। उस समय ऐसा टैक्स लेने की प्रथा नहीं थी, तो राजा का बहुत ज्यादा कर्तव्य था भी नहीं। राजा का मुख्य काम क्या था? अपने जन की सुरक्षा करना और अपने कबीले को विजय दिलाना। उसमें कबीला, कई कबीला थे, कबीलाओं के बीच में कभी कभी युद्ध हो जाता था। एक इसी में जो है दशराग युद्ध का उल्लेख है। यह एक दशराग युद्ध का उल्लेख है। यह पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। तो इसी प्रकार जब युद्ध होता था तो राजा का मुख्य कर्तव्य था क्या? अपने कबीले को विजय दिलाना, और राजा का मुख्य कर्तव्य था अपने जन की सुरक्षा करना। यही राजा का मुख्य कर्तव्य था। राजा की सलाह है तो कुछ कुछ संस्थाएं थी उस समय। वर्तमान के समय के जैसे कोई पार्लियामेंट तो उस समय नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ कबीलाई संस्था थी। जैसे एक जो संस्था थी जिसका नाम सभा था, दूसरा का नाम समिति थी, तीसरा जो है विधत। ये कबीलाई संस्था थी जो राजा पर नियंत्रण रखते थे।
किसी राजा को नियुक्त करने का अधिकार सभा को था। यह जो है सबसे वरिष्ठ जनों का, बुजुर्ग लोगों का संघ था। बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ लोग ही इस संस्था के सदस्य हो सकते थे। तीनों संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली सभा था। राजा के मतलब राजा का नियंत्रण सभा में ही था। दूसरा क्या था? समिति था। दूसरे संस्था का नाम समिति था। इसमें क्या बोले? केवल वरिष्ठ लोग, बुजुर्ग लोग ही सभा के सदस्य हो सकते थे। समिति के लोग सभी लोग हो सकते थे। पूरे जन के सामान्य लोग इनके सदस्य हो सकते थे। इसका मुख्य काम क्या था? लूट में लाए गए धन को वितरित करना। राजाओं के बीच जब युद्ध होता होगा, उसमें जो है लूट में कुछ धन मिलते होंगे, तो लूट में जो प्राप्त धन है, इसी समिति का काम था आपस में वितरण कराना। एक संस्थाएं विद्वत था। विद्वत के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। उसमें जो है क्या है कि सभा और सभा, समिति और विद्वत, तीनों के सदस्य महिला और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। सभा, समिति और विद्वत, किसी भी संस्था में महिला और पुरुष दोनों ही इसका जो है सदस्य हो सकते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। पहले भी हम लोग इसका जो है चर्चा कर चुके हैं। ऋग्वेदिक समाज कैसा था? समाज कबीलाई था। ऋग्वेदिक लोग जनों और कबीलों में विभाजित था। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था, क्योंकि इनके 5 प्रमुख कबीले थे। आर्यों को क्या कहा जाता था? पंचजन कहा जाता था, क्योंकि इसमें आर्यों के 5 कबीले थे। कौन कौन 5 प्रमुख कबीले थे? तो पहले कबीले का नाम अनु था, दूसरे कबीले का नाम द्रुह था, तीसरे का नाम पुरु कबीला था, चौथे कबीला का नाम तुर्वस कबीला था, पांचवें कबीले का नाम यदु कबीला था। तो ऋग्वेदिक काल में ये 5 जन का विशेष रूप से उल्लेख है। आर्यों को क्या कहा जाता है? पंचजन भी कहा जाता है। क्यों पंचजन कहा जाता है? क्योंकि इसमें 5 प्रमुख कबीला था। इसको फिर से आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस, यदु, ये 5 प्रमुख कबीला थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबों को हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, सबसे छोटी इकाई का नाम कुल था। इससे जो बड़ी था वो ग्राम था, मतलब कई कुल मिलकर के ग्राम होते थे। कई ग्राम मिलकर के एक विष होता था। विष का प्रमुख विस्पति होता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामिणी होता था। कुल का प्रमुख कुलप होता था। और जन का प्रमुख यही जो है राजा होता था। ये जो है यही आर्यों की 5 प्रमुख इकाई था। और पहले ही आप चर्चा कर चुके हैं कबीलाई संस्था क्या क्या था? सभा, समिति और विद्वत। इसी के माध्यम से उस समय राजा पर नियंत्रण रखते थे। आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूं। राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था? अपने जन की रक्षा करना, अपने कबीले को विजय दिलाना। चलिए धन्यवाद। मैं आज आप लोगों को सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति से परिचय कराया। मैं आज कुछ छोटा ही क्लास लिया। मैं कल फिर से इसी को कंटिन्यू करूंगा। जय हिंद। आज का क्लास यही एंड करते हैं। हाँ, आज का जो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, यह जो है किसी कारणवश इंटरनेट अच्छा ढंग से काम नहीं किया, इसलिए रिकॉर्ड किया गया है। कुछ ही देर में जो है इस रिकॉर्डेड क्लास को लोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग जो है इस रिकॉर्डेड क्लास को पढ़िए, क्या कमी रहा बताएंगे, तो मैं फिर से इसको बेहतर ढंग से अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा। जय हिंद।